नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं उसी के क्रम में आज ही अगली क्लास है। कल की क्लास में हमने जो देखा था वो यहाँ तक देखा था, यहाँ तक कल हमने देख लिया था। आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ह्रास के क्या प्रमुख कारण हैं, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की ह्रास के क्या प्रमुख कारण हैं उन कारणों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी, उसी को हम इस समय पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज ही हमारी अगली क्लास है। आज की क्लास में थोड़ा सा हो सकता है क्लास को आपको देखने में मज़ा कम आए, क्योंकि आज है थोड़ा सा क्या कि इस समय मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा तबीयत जो है वो नासाज है, थोड़ा सा कोल्ड है हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास में गैप ना हो, क्लासेस आपकी आ जाएं, इसीलिए हम आपकी क्लासेस आज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लासेस हो सकता है ये आज की जो क्लास है मेनली ये थोड़ी सी हो सकता है छोटी हो जाए, क्योंकि आज छोटे छोटे जो एक दो जो टॉपिक हैं उन्हीं को कवर करेंगे। तो चलिए, ऊर्जा को बचाते हुए सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि सारी ऊर्जा जो है क्लास में ही लगे। आज हम इसी जो है कुछ समझाने वाली विशेषकर चीज़ें हैं नहीं, तो इसी पीपीटी पे जो है आप जो भी थोड़ा बहुत समझाना होगा उसको समझा देंगे। तो देखिए, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम सब देख रहे हैं वो नष्ट हो रही है। जो जैव विविधता है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो उसके नष्ट होने के प्रमुख कारण कौन से हैं? इनमें से अधिकांश कारणों से आप सभी लोग परिचित होंगे। जैव विविधता के नष्ट होने में और जैव विविधता को प्रमुख जो खतरा आ रहा है वो किन चीज़ों से आ रहा है? जो सबसे मेन पहला रीजन है वो तो यही है, प्राकृतिक पर्यावास का ह्रास एवं विखंडन। यानी कि देखिए, जो जीव हैं, हमने प्राकृतिक आवास का मतलब आप लोग समझते हैं कि जीव जो है मूल रूप से जहाँ रह रहा है वो उसका प्राकृतिक आवास या फिर उसका प्राकृतिक हैबिटेट को ही पर्यावास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावास बोलते हैं। तो ये सबसे मूल कारण है। ये क्या है? ये आपका सबसे मूल कारण है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता है कि जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण क्या हैं, मूल कारण, तो आपको ये मूल कारण के रूप में याद रखना है कि उनका आवास जो है वो नष्ट हो रहा है, उनका आवास जो है वो नष्ट हो रहा है। ये सबसे मूल कारण है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। यानी कि अगर आपसे अभी हम पूछें कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? प्राकृतिक आवासों का विनाश, मूल कारण में। ठीक है, बाकी आपके और भी प्रमुख कारण हैं, ये सारे के सारे कारण प्रमुख हैं। जैसे दूसरा क्या है? वैश्विक तापमान एवं प्रदूषण। आप सबको पता ही है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से जो पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत, हमें तो लग रहा है कि बहुत थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो जो बढ़ रहा है वो उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है पूरी धरती के जो इकोसिस्टम पे वो पड़ रहा है। क्योंकि कई सारी प्रजातियां हैं जो नष्ट हो जा रही हैं, कई सारी प्रजातियों को जो जीवन यापन शैली है उनमें परिवर्तन हो जा रहा है, उनमें अनुकूलन हो रहा है। उनमें अनुकूलन होने की वजह से उनका जो उस इन्वायरमेंट में जो उनका जो उनकी क्या होती है, जो उनका काम करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। उससे क्या होता है, आने वाली जो फूड चेन है या उस इन्वायरमेंट की जो एक फंक्शनिंग है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, आपका वैश्विक तापमान और प्रदूषण, पोल्यूशन की वजह से तो आप लोगों को पता ही है कि पूरा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है। उससे भी जो जैव विविधता है उस पर क्या हो रहा है? खतरा बढ़ रहा है। आप देखिए, वैश्विक तापमान हो रहा है तो आप लोग कोरल रीफ पड़े होंगे ना, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद स्थानिक प्रजातियों का विलोपन, ये अभी देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण। तो विदेशी प्रजातियों के अतिक्रमण से क्या मतलब है? देखिए, जैसे आप विदेश का पहले मतलब समझिए। जैसे ये ये क्या है? इकोसिस्टम है। ये क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे मूल रूप से जो जीव रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानिक प्रजातियाँ कहलाएंगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे एक जीव दूसरे इकोसिस्टम से आ गया जो कि यहाँ का नहीं है। अब वो यहाँ आएगा तो क्या होगा? वो होगा कि यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं उनके साथ क्या करेगा? उनके साथ प्रतिक्रिया करेगा, उनके साथ प्रतिक्रिया करेगा। अब एक्स्ट्रा जीव आ रहा है तो क्योंकि हर इकोसिस्टम में हमने बताया था निश्चित है, यहाँ पे क्या निश्चित है? यहाँ पे आवास निश्चित है, यहाँ पे ऊर्जा यानी कि जो पोषण है, पोषण जो है वो फूड चेन जो है, जो खाद्य श्रृंखला है वो निश्चित है, वो जुड़ी हुई है। तो जब एक्स्ट्रा कोई आदमी आएगा तो भोजन और आवास के लिए प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? भोजन और आवास के लिए प्रतिक्रिया होगी। तो अगर ये विदेशी जीव मजबूत होता है तो ये स्थानिक प्रजातियों को क्या करता है? नष्ट करने लगता है। या फिर मान लीजिए ये विदेशी जीव आया, इसके पास कोई रोग था, रोग इन सबको भी ट्रांसफर कर देगा, तो तब भी यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी। या फिर ये आया तो यहाँ की पूरी फूड चेन हो सकता है गड़बड़ हो जाए इस इकोसिस्टम की ना। तो ऐसे ही विदेशी प्रजातियों के आने से भी जो है उस इकोसिस्टम में क्या होता है? जैव विविधता का, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां नष्ट होती हैं। तो प्रजातियों की संख्या कम होना ही क्या है? जैव विविधता समझ लीजिए, वहाँ की नष्ट हो रही है, वहाँ पर प्रजातियों की संख्या कम हो रही है।
तो इसको भी समझ गए, आप लोग को समझना है नहीं। स्थानिक प्रजातियों का विलोपन हमने अभी बताया ना कि जैसे मान लीजिए ये आई तो स्थानिक प्रजातियां, जैसे आपकी विदेशी प्रजाति आई तब भी ये स्थानिक प्रजातियों को क्या करेगी, नष्ट करेगी। तथा इसके साथ ही स्थानिक प्रजातियों के विलोपन के और सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण। जैसे इन कारणों को जो हम देख रहे हैं उनके कारण भी स्थानिक प्रजातियों का विलोपन हो सकता है। स्थानिक प्रजाति मतलब कि जो उस इन्वायरमेंट की प्रमुख प्रजातियां हैं। अच्छा, इसके जो कारण है, इसके विलोपन के कारणों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है नैसर्गिक विलोपन, एक होता है समूह विलोपन, एक होता है मानवोद्भवी विलोपन। यानी कि मानवोद्भवी, मानव धन उद्भव इससे बना है ना, तो मानव का मतलब मानव, ठीक है, उद्भव का मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि मानव के द्वारा हो रही हैं और उनसे जब उन स्थानिक प्रजातियों का विलोपन हो रहा है तो वो क्या कहलाती हैं, वो मानवोद्भवी विलोपन की श्रेणी में आती है। जैसे नैसर्गिक का मतलब है कि प्राकृतिक कारणों से, भूकंप आ गया, उल्कापिंड गिर गया, जैसे डायनासोरों का नष्ट हुआ था जब माना जाता है, उनकी प्रजाति नष्ट हुई थी तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या उनका जो हैबिटेट है वो नेचुरल कारणों से, जैसे वहाँ पे आग लग गई मान लीजिए किसी नेचुरल कारण से अगर, तब तो इन सब कारणों से, जब प्राकृतिक कारणों से किसी स्थानिक प्रजाति का या स्थानिक प्रजातियों का विलोपन होता है तो वो नैसर्गिक श्रेणी में आता है। आप लोगों को पता होगा नैसर्गिक जो है प्राकृतिक का ही क्या होता है, पर्यायवाची होती है। समूह क्या हो गया, समूह विलोपन का मतलब है कि एक साथ समूह में ही किसी इकोसिस्टम की कई सारी प्रजातियों का विनाश हो जाए, कई सारी प्रजातियों का विलोपन हो जाए। विलोपन का मतलब खत्म हो जाना। तो एक साथ समूह में जब कई सारी स्थानिक प्रजातियां विलोपित हो जाती हैं तो समूह विलोपन की श्रेणी में आता है। और मानवोद्भवी का मतलब हमने आपको बताया मानव की क्रियाओं के कारण, जैसे मानव पॉल्यूशन कर रहा है, मानव खनन कर रहा है, मानव जंगलों को काट रहा है, तो ये सारी क्रियाएं कहाँ आएंगी, मानवोद्भवी विलोपन में आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। आप लोगों को पता भी होगा इसके अलावा भी, अगर छोटे छोटे कई कारणों में बांटे कि आखिरकार जैव विविधता पर किन चीज़ों से खतरा है, तो आप इसके अलावा भी बहुत सारे कारण आप लोग बता लेंगे। ठीक है, जैसे भूमंडलीय तापन हमने आपको बता दिया, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार से और भी अगर छोटे छोटे कारण आप लोग ढूंढेंगे तो आ सकते हैं, लेकिन इतने कारणों को आपको याद रखना है क्योंकि ये सब कारण पेपर में आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, इसको नोट में अपने लिख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझे कि जैव विविधता का हमारे जो है हमारे क्रियाकलापों के द्वारा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जो जैव विविधता है यानी कि जीवों की प्रजातियां हैं किसी इकोसिस्टम में, वो क्या हो जाती हैं, वो विलोपित हो जाती हैं या फिर उनके विलोपन होने का खतरा है। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। ये लाइन हमने स्पेशल इसीलिए लिखी है कि प्राकृतिक पर्यावास का जो प्राकृतिक पर्यावास है वो जो है विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जो जैसे कोई जीव है, जैसे सब चीज़ तो सेकेंडरी है, आप पोल्यूशन करोगे चलिए ठीक है, धीरे धीरे नष्ट होंगे, या तो जीव नष्ट हो जाएंगे या तो अपने अपने को जो है जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार ढाल लेंगे। स्थानिक प्रजातियां आई, मान लीजिए इनसे भी लड़के वहाँ के जीव जीत गए, सब कुछ झेल सकते हैं जीव। लेकिन मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, ये एक फॉरेस्ट है, अब आपने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, खनन करने के चक्कर में या यहाँ से आर्थिक दृष्टिकोण से या हम विकास के नाम पे इन वनों को हमने काट दिया। इन वनों को क्या किया, हमने काट दिया। मानव सबसे ज़्यादा लालची है, इन वनों को हमने काट दिया। अब हमने जब वनों को काट दिया तो यहाँ पे भी जो जीव रह रहे हैं, आपका बाघ, शेर, छोटे छोटे जीव, बड़े जीव, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये आखिरकार नष्ट ही तो हो जाएंगे। या फिर इस पूरे इनके आवास में आग लग गई, इस पूरे इनके आवास में बाढ़ आ गई। यानी कि जो सबसे अगर प्रमुख कारण माना जाए तो उनके आवास का नष्ट हो जाना, उनके हैबिटेट का नष्ट हो जाना ही सबसे प्रमुख कारण होता है जैव विविधता के लिए। अगर सबसे प्रमुख कारण पूछा जाए कि जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है, यानी कि जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, वो क्या है, वो है प्राकृतिक पर्यावास, यानी कि उनके हैबिटेट का नष्ट हो जाना, उनके प्राकृतिक जिस घर में। अच्छा, आपके ऊपर बहुत सारी, जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप हैं, आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनसे कि आपका समझिए आपका अस्तित्व संकट में आ जाए ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम सोचे कि अगर आपका घर ही आपसे छीन लिया जाए तो सबसे मूल कारण तो यही है ना, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। हम तो मनुष्य तभी दूसरा घर बना लेंगे, लेकिन मतलब एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि हमारा घर चला जाना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे लिए। तो जो बेचारे छोटे छोटे बेजुबान जीव हैं उनका आवास नष्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है, उनके ऊपर सबसे दुखद बात क्या है कि उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। लेकिन मनुष्य है वो अपने लालच में इन आवासों को लगातार नष्ट करता हुआ चला जा रहा है। अब देखिए कुछ अन्य कारणों को हमने लिखा है, जैसे अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, हम यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। जैसे देखिए, अगर हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम
ठीक है, जितनी यूज़ है उतना यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम एकदम जुट गए हैं कि अब हमें पेड़ क्या है, पेड़ भी प्राकृतिक संसाधन ही है एक प्रकार से, क्यों, ठीक है, तो हम पेड़ों को काटने में जुटे हैं, खनन को एकदम बेतरतीब तरीके से बिना नियम कानून की अवहेलना करके, बिना इन्वायरमेंट को ध्यान दिए खनन किए पड़े हैं। तो यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है अपनी लालच में आकर के, बिना इन्वायरमेंट की चिंता किए बिना जब हम करने लगते हैं, तो वो भी क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने लगते हैं। हमारी ऐसी क्रियाएं, अवैध शिकार, अब जैसे देखिए, अब जो जीव, जैसे अवैध शिकार का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे जीवों के शिकार के ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून बने हैं, ठीक है, तो आप जो है जंगल में जा रहे हो, हाथी को मार दे रहे हो, बाघ को मार दे रहे हो, एक तरफ उनका संरक्षण किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनका शिकार किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो है उन प्रजातियों के नष्ट होने पर क्या है, नष्ट हो सकती हैं, जिनका हम अंधाधुंध शिकार अगर करेंगे हम किसी प्रजाति का, तो भाई कितनी मात्रा में है वो चीज़ें एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी ना, जीवों की वो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी ना, जिनका हम बहुत भारी मात्रा में अगर उनका शिकार होने लगेगा, है ना। तो प्रजातियों के नष्ट होने का क्या मतलब है, प्रजातियां नष्ट होने का मतलब ये है कि जैव विविधता कम हो रही है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये तो मूल कारण है, सब कारणों में का मूल कारण ये तो आपका कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। औद्योगिकरण, नगरीकरण के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारी इनडायरेक्टली रूप से ये सब क्या करती हैं, बहुत सारी जीवों की प्रजातियों को आज हम नष्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा क्या शाकाहार जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, तो आपको याद करना है नहीं। ये PYQs में आया हुआ था, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी, तो हमने इसको लिख लिया। सो ऐसे सबको भी पता होगा कि भाई शाकाहार क्यों जो है जैव विविधता को नष्ट करेगा, शाकाहार थोड़ी ना जैव विविधता को नष्ट करेगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जैव विविधता के जो नष्ट करने वाले प्रमुख कारण हैं, यानी कि जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण जो है हमने उनको देखा, जिनमें क्या प्रमुख है कि सबसे प्रमुख कारण तो है कि किसी जीव का जो प्राकृतिक पर्यावास होता है उसका विनाश हो जाना, उसके बाद जो वैश्विक तापमान और प्रदूषण हो गया, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो गया, स्थानिक प्रजातियों का विलोपन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, अवैध शिकार हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये हैं आपके कि किसी प्रजाति के अस्तित्व पे संकट लाने वाले ये प्रमुख कारण हैं। प्रजाति के अस्तित्व पे संकट आने का क्या मतलब है कि जैव विविधता कम हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रजातियां, हम बोलेंगे कि वो जितनी ज़्यादा वहाँ पे जैव विविधता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब जैव, इसमें अब हम कुछ चीज़ों को लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झूम खेती। झूम खेती, तो झूम खेती भी क्या है ना, ये जो है आपकी जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारणों में एक है। क्यों एक है, क्योंकि देखिए जब हम जो झूम खेती होती है, झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। आप लोग कई बार जो है झूम खेती के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही हमें बता रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े वही आप जानिए कि जैसे झूम खेती क्या है ना, स्थानांतरित कृषि भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका जंगल का एरिया है, ये क्या है आपका जंगल का एरिया है, तो जो इस खेती में क्या होता है, जैसे लोग आएंगे, इस जंगल को काट देंगे, इस जंगल को काट के खेत बना लेंगे और इस जंगल को यहीं पे जला देंगे। जो यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनको यहीं पे जला देंगे। तो इनके जलने से जो राख बनती है वो उर्वरक का काम करती है, और इस भूखंड पर, जिस भूखंड को हरे भरे जंगलों को काट करके तैयार किया गया है, इस भूखंड पर खेती की जाती है। खेती कब तक की जाती है, तो खेती 2 से 3 साल तक की जाती है, जब तक कि यहाँ पर जो है उर्वरता रहती है, प्राकृतिक उर्वरता यहाँ पे रहती है। फिर जब इसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी, तो फिर आगे बढ़ के दूसरे जंगलों को काट लिया जाएगा, वहाँ पे खेती की जाएगी। फिर यहाँ पे 2-3 साल तक खेती की जाती है, और जब इसकी प्राकृतिक उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो फिर ऐसे ही अगले जंगलों को काट लिया जाता है। तो देखिए, इसे कहते हैं झूम खेती। तो झूम खेती में हम देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, आवास नष्ट हो रहा है, आवास नष्ट हो रहा है, तो मतलब जैव विविधता पर खतरा आ रहा है, मतलब जीवों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। जीवों की प्रजातियां नष्ट होंगी तो जैव विविधता कम होगी, तो इसका भी एक जो है निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ये झूम खेती होती क्या है, तो झूम खेती जो हमारा, ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है भारत का, यानी कि उत्तर पूर्वी जो आपका भारत है, वहीं पे जो आपका असम नागालैंड वाला क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में जो राज्य हैं, असम नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा, यहाँ पे झूम खेती ज़्यादा की जाती है, ठीक है। इसको ये मतलब खेती करने का अवैज्ञानिक तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, वनों का विनाश होता है, ठीक है, और भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि जो पक्षी हैं, ठीक है, जो पक्षी हैं, इनकी जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट है, और जिसके कुछ प्रमुख कारण हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे जिसके डीडीटी के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में लगभग
शुरुआती जो क्लासेस थी वहाँ पे हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो जाकर नोट्स को रिवीजन करिए या फिर उन क्लासेस को जाकर के फिर से आप देखिए। तो हमने देखा था ना, जब डीडीटी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो ये कैसे जो है प्रभाव डालता है। तो डीडीटी का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना ये जो है पक्षियों की प्रजातियों के ऊपर, जो उनकी नष्ट हो रही प्रजातियाँ, उसमें ये प्रमुख कारण है, डीडीटी का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होना। ये पूरी कहानी हमने आपको एक बार करवाई हुई है। उसके इससे क्या होता है, अच्छा जब जो आपका डीडीटी है जब ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है ना, तो होता क्या है, इससे जो पक्षियों के अंडे हैं वो समय से पहले फूट जाते हैं, और समय से पहले फूट जाते हैं तो उसके अंदर से जो है जो चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो नहीं निकल पाते। तो इनकी पक्षियों, अब जब बच्चे ही नहीं हो रहे हैं तो क्या होगी, संख्या इनकी कम हो जाएगी। संख्या कम होगी तो धीरे धीरे प्रजातियां भी संकटग्रस्त हो जाएंगी। संकटग्रस्त का मतलब कि उनके विलोपन का खतरा आ जाएगा। तो ये जो डीडीटी है इसका जो है पक्षियों का जो प्रजातियां हैं इन पे बहुत, इनका उनके विकास में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब डीडीटी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेगी तो पक्षियों के जो अंडे हैं वो समय से पहले फूटने लगते हैं, और जिसका कारण क्या हो रहा है कि इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ अगर कुछ और कारणों की चर्चा करें कि पक्षियों का जो है, पक्षियों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके संकट पे, उनकी प्रजातियों के संकट जो आ रहे हैं, कौन सा संकट आ रहा है कि वो समय के साथ उनके अस्तित्व पर संकट आ जा रहा है कि कहीं वो विलोपित ना हो जाएं। तो ये तो एक प्रमुख हमने कारण देखा डीडीटी का। इसके साथ ही जो कुछ कॉमन कारण है जैसे पर्यावरण का नष्ट होना, ये तो हमने आपको बताया, तो सब कारणों में मूल कारण है। उसके बाद जो हम रासायनिक उर्वरकों का आजकल इतना उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का जो हम आजकल इतना उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक प्लस हम जो विभिन्न, ये जैसे आपकी मच्छर मारने वाली जो दवाएं हैं, फिर देखिए मच्छर मारने वाली जो आपकी दवाएं हैं, मच्छर मारने वाली जो दवाएं हैं, अच्छा देखिए ये सब बनी क्या है, ये सब बनाई गई हैं हमारे मतलब कामों को आसान किया जा सके, भूमि को, जैसे रासायनिक उर्वरक की भूमि को उर्वरता प्रदान करे, ये सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मानव क्या करता है, अपने लाभ के लिए इनका अनियमित यानी कि अत्यधिक यूज जब करने लगता है, अत्यधिक जब हम यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट के किसी भी छोटे से भाग में, छोटी सी जगह पे परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन पूरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा। जो वहाँ का बड़ा सा बड़ा जीव होगा वो उससे प्रभावित होता है। तो जब हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, मच्छर भगाने वाली दवाओं का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं, तो ये क्या करता है, इससे भी जो पक्षियों की संख्या में जो है, जो उनकी प्रजातियों की संख्या में बहुत भारी गिरावट महसूस की गई, ठीक है। क्या किया गया, इससे भी पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, पक्षियों की प्रजातियों के विलोपन का खतरा, ये भी एक प्रमुख कारण है, पक्षियों की प्रजातियों का विलोपन, ठीक है। इससे भी ये आपको कुछ पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। बाकी तो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये तो आपके हर जगह अप्लाई होंगे। किसी भी जीव की अगर प्रजाति नष्ट हो रही है, उस पर संकट आ रहा है, वो विलोपित होने की कगार पे है, तो ये सब कारण तो मूल कारण है। तो ये पक्षियों के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डीडीटी वाला है, कि डीडीटी के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि डीडीटी जब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो पक्षियों के अंडे जो होते हैं वो समय से पहले फूटने लगते हैं। अंडे समय से पहले फूट जाएंगे तो उसके अंदर जो चूजे हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे। जब बच्चे नहीं आ पाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जब अगली जनरेशन आएगी ही नहीं तो क्या होगा, विलोपित हो जाएगी वो प्रजाति, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हमको तितलियों के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, अनियत तापी, ठीक है। तितलियों के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखिए जो आपकी तितलियां होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो पहले आप समझिए कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है। जीवों को 2 कैटेगरी में रखा जाता है, एक बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड और एक को बोला जाता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है, कोल्ड ब्लडेड का वो मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है और ये जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से ये प्रभावित हो जाता है। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा इसका टेम्परेचर होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम, यहाँ का टेम्परेचर कम, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर, यानी कि ऐसे जीव जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, यानी कि ये जो आपका इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो इनका भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लगेगा, वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। वार्म ब्लडेड क्या है, तो वार्म ब्लडेड आपकी वे प्राणी हैं जो कि अपने शरीर का टेम्परेचर, ये किसी जीव का शरीर है, ये अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं कि जैसे मनुष्य है कि ठीक है ये इसका अपना टेम्परेचर मान लीजिए 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ये रखता है बाहर, चाहे माइनस में टेम्परेचर रहे और चाहे जो है बहुत गर्मी रहे, चाहे 46 डिग्री सेल्सियस रहे बाहर और चाहे जो है
आपका बाहर माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन मनुष्य जो होता है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रख लेता है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रखते हैं, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होते, वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। और कोल्ड ब्लडेड को है जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। इन्वायरमेंट में ठंडी आई तो उनका बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, उनका टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। अब तितलियों के बारे में क्या याद रखना है कि जो आपकी तितलियां हैं ना, जो आपकी तितलियां हैं ये क्या होती हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। लेकिन इनके बारे में याद ये रखना है कि जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे तितलियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं, और जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे तितलियाँ कम सक्रिय होती हैं। वहाँ पे तितलियाँ क्या होती हैं, कम सक्रिय होती हैं। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे तितलियों की कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जो है सर्वाधिक प्रजातियाँ तितलियों की पाई जाती हैं। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है, कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि बंजर भूमि पे हम वन लगा दें तो जैव विविधता का संरक्षण होगा या जैव विविधता का ह्रास होगा, तो ऑब्वियसली बात है वन लगेगी तो प्रजातियां वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होंगी, वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। मतलब ये जैव विविधता के संरक्षण की एक तकनीक है। तो बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता में सहायक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि पोषण स्तर, एक सेकेंड, कि पोषण स्तर में जब कमी होती है, यानी कि पोषण स्तर में कमी से विशेष वर्ग के जीवों में तो वृद्धि होती है, लेकिन कुल जैव विविधता में क्या होती है, कमी होती है। यानी कि पोषण स्तर की संख्या में कमी होगी तो हो सकता है कि जीवों की संख्या बढ़ जाए किसी विशेष श्रेणी में, लेकिन ओवरऑल जैव विविधता जो इकोसिस्टम की होती है वो कम हो जाती है। अब उदाहरण से समझिए। चलिए, पोषण स्तर हमने बताया था कि जो जीव होते हैं, जैसे आपका हो गया, इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके हो गए शाकाहारी, एक सेकेंड, जैसे हो गए मान लीजिए आपके सबसे पहले कौन आते हैं, स्वपोषी आते हैं। स्वपोषी आपके जो पेड़ पौधे हो गए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आपके क्या आते हैं, मान लीजिए शाकाहारी जीव आ रहे हैं जो इनको खा रहे हैं। फिर मांसाहारी आते हैं, छोटे वाले मांसाहारी। फिर बहुत बड़े शिकारी होते हैं मांसाहारी, बड़े जो शिकारी होते हैं, बड़े शिकारी या बड़े जो मांसाहारी जीव हैं वो ना, ऐसे। तो ये सब क्या है, ये एक पोषण स्तर है, ये दूसरा पोषण स्तर, ये तीसरा पोषण स्तर, ये चौथा पोषण स्तर आप लोगों को बताया जा चुका है कि एक जो कैटेगरी होती है जीवों की वो एक पोषण स्तर होती है। जैसे स्वपोषी है तो ये एक पोषण स्तर है। अगला पोषण स्तर शाकाहारियों का है। तो ये कह रहा है कि पोषण स्तर में कमी, यानी कि मान लीजिए ये पोषण स्तर आपका खत्म हो गया, ठीक है, या फिर ये, ठीक है, मान लीजिए सिंपल से समझिए कि मांसाहारी जीव या फिर जो शिकारी जीव हैं वो खत्म हो गए, तो आपके क्या बचे, अब स्वपोषी बचे और शाकाहारी बचे। स्वपोषी बचे और आपके शाकाहारी जीव बचे, एक सेकेंड, स्वपोषी बचे और आपके शाकाहारी जीव बचे। अब क्या होगा, अब वो होगा ये कि मान लीजिए एक उदाहरण से समझिए, यहाँ पे मान लीजिए हिरण है, बकरी है, ठीक है। अब होगा क्या कि अब इनको मारने वाला तो कोई नहीं है बकरियों और हिरण को, तो इनकी संख्या बढ़ने लगेगी। इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। बहुत सारे हिरण हो जाएंगे, बहुत सारे बकरी हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, जो स्वपोषी पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या कम होने लगेगी, इनकी संख्या बढ़ने लगेगी और इनकी संख्या क्या होगी, कम होने लगेगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, और एक समय आने के बाद इनके लिए भी भोजन नहीं बचेगा, स्वपोषी नहीं बचेंगे, तो धीरे धीरे इनकी भी संख्या कम हो जाएगी। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पोषण स्तर जब कम होता है, पोषण स्तर में कमी आ रही है, तो देख रहे हैं ना जीवों की संख्या तो बढ़ जा रही है कुछ, लेकिन ओवरऑल देख रहे हैं कि उस इकोसिस्टम के बहुत सारे जीव क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, विलोपन हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोषण स्तर में कमी होने से कुछ विशेष वर्ग के, जैसे शाकाहारी वर्ग के जीवों की संख्या में तो वृद्धि हो रही थी हमने देखा, लेकिन ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की, जो कई सारी अन्य प्रजातियां वो क्या हो जा रही हैं, वो विलोपित हो जा रही हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पोषण स्तर में कमी से विशेष वर्ग के जीवों की तो वृद्धि होती है, लेकिन कुल जैव विविधता में कमी आती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ने का मतलब है, हम यही क्लास को जो है आपकी कंक्लूड करते हैं। जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, बाकी की जो क्लास है हम कल देखेंगे, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण एवं उपयोग ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हमने पहले ही बताई थी, छोटे से छोटी हो सकती है। तो इसमें हम क्या देखा, हमने जो है 4 प्रमुख बिंदुओं को देखा। झूम खेती के बारे में देखा, कीटनाशक यानी कि पक्षियों की जो संख्या कम हो रही है, पक्षियों की जो प्रजातियों की संख्या कम हो रही है, उसके जो 1-2 प्रमुख कारण है हमने उसको देखा।
फिर हमने देखा तितलियों के बारे में, देखा कि तितलियां जो हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं। ये आपका PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमने इसको भी बता दिया कि सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादा सक्रिय होती हैं। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ कम सक्रिय होती हैं। इसीलिए जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे इनकी संख्या कम पाई जाती है। जो उष्णकटिबंध वाले देश हैं वहाँ पे इनकी प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ये 4 पॉइंट देखा। फिर हमने देखा जैव विविधता ह्रास के जो प्रमुख कारण हैं उनको हमने देखा कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, किन किन कारण से जैव विविधता जो है लॉस होता है, जैव बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखा। बाकी आज की ये क्लास थोड़ी सी छोटी है, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कल जो है जैव विविधता का संरक्षण और उपयोग देखेंगे। बाकी आप सबसे आज थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कि क्लासेस छोटी हैं, उसका जो मेन रीज़न है वही कि थोड़ा सा इस समय कोल्ड हो गया। कोल्ड होने की वजह से थोड़ा सा हेडेक भी है। तो आप लोगों की क्लासेस, ये जो आज वाली क्लास है, हमारी पहले बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि आज की क्लास रिकॉर्ड करें, लेकिन फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि आपकी भी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगी, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमने जो है ये क्लास जो है आज की रिकॉर्ड की। बाकी बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ वही शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।